हेलो एस्पिरेंट। मैं गिरजेश प्रभाकर आप सबके समक्ष एक नए लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 2 लेकर के आ गया हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सबसे बड़ा फोबिया है आप लोग के लिए, और बीपीएससी इंटर कर चुका है जब से इकोनॉमिक्स की इन सब कोर सेक्शन में आपकी ये डर आपको सताया जा रही है, जिसके निवारण के लिए हमने आपको पूरा इकोनॉमिक्स का शेड्यूल किया। ये लेक्चर्स सारे मैं यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था उसके रिकैप को देख लें, और उससे पहले आप लोग देखें कि क्या न्यूज रहा आज का। ये देखिए आज का न्यूज है, क्या है न्यूज उस पे ध्यान दीजिए। आज का ही न्यूज है 9 अप्रैल 2025 11:30 बजे का। ध्यान से इस कटिंग्स को देखिए। क्या है इस कटिंग में? इंडिया हैज रिसीव्ड रिड्यूस्ड द रेपो रेट टू 6% फ्रॉम, कहां से? 6.25 से, यानी 0.25 बेसिक पॉइंट्स हम लोग का क्या हो गया है, मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को रिड्यूस किया गया है। जिसके अगुवाई कौन कर रहे थे? आरबीआई गवर्नर जो है हमारे संजय मल्होत्रा जी। उन्होंने 7 अप्रैल से बैठक रखा था, 7, 8, 9, आज जाकर के 11 बजे ये फाइनलाइज हुआ और ये रहा। तो आपको ये बात समझ में, जिन्हें नहीं आ रहा हो कि रेपो रेट क्या होता है, कि भैया ये कौन सा रेट है बंधु, ये सर कौन सा रेट है रेपो रेट, जिसको आरबीआई ने रिड्यूस किया और आप इस क्लास में, मॉनेटरी पॉलिसी के क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो जिनको ये नहीं पता कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो जाकर के पीछे का लेक्चर देखें। उसी लेक्चर को हम लोगों ने आज पार्ट 2 में आगे पढ़ाया है। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें कि हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में किया क्या है, तब जाकर के आप इस लेक्चर को कनेक्ट कर पाएंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, इसमें हमने बताया कि इट इज अ इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? ये कि ऐसा झुंझुना है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करता है कौन? सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक यूज करता है ये झुंझुना, किसके लिए? तो ये यूज करता है कॉमर्शियल बैंक के लिए। इट इज अ टूल, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय अ सेंट्रल बैंक टू फॉर कॉमर्शियल बैंक के लिए ये यूज करती है कौन? सेंट्रल बैंक ये टूल यूज करती है टू कंट्रोल, क्या करने के लिए? इसी तरह से आप लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई यानी मनी के सप्लाई को, मुद्रा जो सप्लाई मार्केट में है उसको कंट्रोल करने के लिए ये टूल यूज करती है। जिसमें हम लोगों ने दो तरह के टूल्स को पढ़ा था, एक पढ़ा था क्वांटिटेटिव एंड दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स। जिसको हम लोगों ने क्वांटिटेटिव टूल्स को डील किया था, और क्वांटिटेटिव टूल्स को डील करते हुए हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या होता है। इसमें हम लोगों ने रेपो रेट को पढ़ा था, रेपो रेट को पढ़ा था, जिसमें देखा था कि ये वो रेट है जिससे क्या होती है, कॉमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करती है, लोन लेती है। इसमें हम लोगों ने देखा था रिवर्स रेपो रेट देखा था, जिसमें अपना कॉमर्शियल बैंक है जो आईसीआईसी, एचडीएफसी है, वो अपना एक्सेस पैसा पार्क करती है कहाँ? सेंट्रल बैंक में। तो वहां से वो सेंट्रल बैंक उनको इंटरेस्ट देती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जो कॉमर्शियल बैंक को अपने पास उतना मेंटेन करना पड़ता है कैश में, जो कहाँ जमा होता है? आरबीआई के पास जमा होता है। फिर हमने पढ़ा था एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो क्या है, कॉमर्शियल बैंक अपने पास जमा करती है, वो कैश में भी हो सकता है, वो गोल्ड में भी हो सकता है, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको नेक्स्ट हम लोग जब फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे। फिर हमने मार्केट ऑपरेशंस देखा था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखा था, और हम लोगों ने इसमें क्या देखा था? इसमें हम लोगों ने देखा था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ देखा था, जो रातों रात ओवरनाइट किसी बैंक को लोन चाहिए, अगर रेपो रेट, रिवर्स रेट और बैंक रेट पे लोन नहीं। एक और हम लोगों ने देखा था बैंक रेट। यानी ये सब बिंदुओं हम लोगों ने देख रखा था पीछे के लेक्चर में। जो ये क्या था भैया? ये था क्वांटिटेटिव टूल्स, ये थे क्वांटिटेटिव टूल्स। ये सारे टूल्स को हम लोगों ने देख लिया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए दो टूल यूज करती है आरबीआई, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो हम लोगों ने
क्वांटिटेटिव टूल्स को देख लिया था, अब हम लोग क्या यूज करेंगे और क्या देखेंगे हम लोग, क्वालिटेटिव टूल्स। तो ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी किसके थ्रू गवर्न करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के थ्रू। ये इन्फ्लेशन इन द कंट्री को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके टूल्स कौन है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे के लेक्चर में, आप अच्छे से उस लेक्चर को जाकर के देखेंगे तब समझ में आएगा। ये देखिए ये सारे टूल्स हैं जिसको हमने आपको बता दिया। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसी के अंदर क्या आता है, इसी के अंदर आता है रिवर्स रेट एंड रेपो रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इसी के अंदर आता है, इसी को बोलते हैं LAF। ठीक है, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, SLR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो RBI क्या करता है, पैसे को खींचने का काम करता है, और अगर मार्केट में पैसा बहुत कम है तो RBI उसमें पैसा डालने का काम करता है, बाय सेलिंग एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटी। पैसा डालना है और पैसा निकालना है, तो उसमें क्या करती है RBI, सिक्योरिटीज को बेचती है और खरीदती है। तो ये सारी डिटेल्स में हमने आपको पीछे के लेक्चर में बताया है। तो आइए आज का हमारा क्या है टॉपिक, आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वालिटेटिव टूल्स यानी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वालिटी ऑफ द मनी को एडजस्ट करके, RBI का ये ऐसा झुंझुना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हथियार है जिसमें RBI क्या करती है, क्वालिटी ऑफ द मनी। क्वालिटी ऑफ द मनी बात समझ में आपको नहीं आ रहा होगा सर, क्वांटिटी तो समझ में आता है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया ऐसा तरह के क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है, सॉरी क्वांटिटी होता है 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 1000 10,000। लेकिन सर क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी का मतलब नोट में कुछ अंतर होगा क्या, जो अमीर लोग हैं उनको नोट मिलेगा चिप लगाया हुआ और हम लोग को नोट मिलेगा सस्ता वाला, इस तरह का क्या, तो इस तरह का कुछ भी बात नहीं है। क्वालिटी को आपको आज हम समझाते हैं। एक बात को समझिए, आप लोग अगर किसी दुकान में जाते हैं, मान लीजिए आप लोग गए के लिए काजू कतली लेने, काजू बर्फी लेने, काजू बर्फी लेने जाते हैं तो आपके पास दो तरीके का काजू बर्फी होता है, एक बोलता है भैया 600 रुपए है, 800 रुपए है और 1200 रुपए है। इसमें क्या है, इसमें क्वालिटी का डिफरेंस है। जो इसको वापर पाते हैं, जो इसको ले पाते हैं वो लेते हैं, इसमें चीनी ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम चीनी होगा, इसमें बहुत कम चीनी होगा। तो इसने क्या किया, क्वालिटी को डिफरेंस किया, जिसमें अलग अलग सेगमेंट के लोग के नीड के हिसाब से इसने काम किया। ये क्या काम किया, जो डेली होंगे, डेली वर्कर्स होंगे, जिनके डेली वेजेस होंगे, जो भाई 500 रुपया कमाता है वो आधा किलो खरीद पाएगा 300 का, तो उसके लिए भी मार्केट में उसने ध्यान दिया। 800 रुपए जो कॉर्पोरेट में होगा, 1200 रुपए जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, घूसखोर सरकारी नौकरी में जो होगा वो पाएगा, इसको वो खरीद पाएगा। तो इसने क्या किया, सेगमेंट क्रिएट किया, जिससे वो हर एक सेक्टर के लोगों का ध्यान दिया। कैसे करके, इसने क्वालिटी को एडजस्ट किया। बात को समझिए, क्वालिटी को इसने क्या किया, 3-4 भाग में बांट दिया और बोला कि जिसको जैसा जरूरत है वैसा दिया जाए उसे। तो इसने क्या किया, एक ही काजू बर्फी, एक ही साइज, एक ही वेट, सब कुछ सेम है, लेकिन उसने क्या किया, क्वालिटी को अलग अलग काम को कर दिया। तो ऐसा ही कुछ मनी के साथ किया जाएगा, मनी के साथ भी हमने क्वालिटी को चेंज करेंगे, यानी लेन देन किसको कितना करना है उस पे हम लोग फोकस करेंगे, किसको कितना पैसा देना है। अगर मान लीजिए सरकार को मन हो गया कि जितने रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जितने भी रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उन सबको लोन दिया जाए, और जितने कार चलाने वाले लोग हैं उन लोग को कम लोन दिया जाए, तो इसने सरकार ने क्या किया, क्वालिटी को मेंटेन किया। उसने रिक्शा चलाने वाले को सबको लोन देने का काम किया, और जितने भी कार खरीदने वाले थे सबको कम लोन देने का काम किया। तो ये सब चीज क्या है, इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ये टूल क्या होता है, इट इज नोन एज सेलेक्टिव टूल्स। ये एक सेलेक्टिव टूल्स है। क्यों, हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि किन्हें कितना देना है, किन्हें कितना देना है, किन्हें कितना देना है। क्वांटिटेटिव में क्या था, क्वांटिटेटिव में हम लोग मनी को क्वांटिटी से कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, 2000 करोड़ फ्लोट कर रहा है लोगों में, खींच लो पैसा, तो वहां क्वांटिटी से पैसा को खींचा जा रहा था। ये भी टूल्स क्या करता है, क्वालिटी में डील करता है। अगर मान लीजिए सरकार को अभी आया, अभी हम इसके टाइप्स में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहां पर ओवरव्यू को समझने के लिए कि क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, उसको समझने के लिए आप इस बात को समझिए। इस बात को समझिए, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए सरकार को मन है कि MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे काम कर रही हैं, अभी हमारे गांव में, अब गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे MSME का शुरुआत हुआ है, तो सरकार को हुआ मर्जी कि MSME को
जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो 80% लोन दें और 20% किसे लोन दे? इंडस्ट्रीज को लोन दे, इंडस्ट्रीज को 20% दे। तो देखिए किस तरह से सरकार ने 100% लोन को डिवाइड किया। सरकार का मन हो गया, सरकार ने देखा कि पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए 80% लोन जो है एडुकेशन को जाना चाहिए। अभी जितने भी बच्चे हैं वो गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जाकर पढ़ना चाहते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, उनको लोन दीजिए, उनको बीटेक के लिए लोन दीजिए, एमटेक के लिए लोन दीजिए, मेडिकल के लिए लोन दीजिए, नर्सिंग के लिए लोन दीजिए, उनको 80% लोन दीजिए और 20% लोन में आप गाड़ी, घोड़ा, कुत्ता, बकरा जो जिसको लोन देना है। तो इसको सरकार ने क्या किया? क्वालिटी को चेंज कर दिया, लोन देने की क्वालिटी को चेंज कर दिया। यानी इससे क्या हो गया कि मनी सप्लाई किसी एक सेक्टर में होने लगा, यानी पार्टिकुलर सेक्टर में होने लगा मनी सप्लाई। इसी चीज को बोलते हैं क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। तो इसके टूल्स जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में कि टूल्स थे सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, मार्केट ऑपरेशंस। तो इसी तरह से इसके भी टूल्स हैं। क्या है? पहला राशनिंग ऑफ क्रेडिट। हम लोग डिटेल में देखेंगे, आपको अकबकाना नहीं है। व्हेन आई एम हियर आई विल मेक इकोनॉमिक्स टेक्निकल। इस बात को याद रखिएगा, टेक्निकल बनाएंगे, टफ नहीं बनाएंगे, टफ नहीं बनाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, टफ नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम भी पढ़े हैं इकोनॉमिक्स 2-3 साल। जब हम एग्जाम दिया करते थे तो हमने भी कहीं मास्टर से पढ़ा था कि सर इसको टेक्निकल बनाया था हमारे मास्टर ने। तो हम आपके एज ए मेंटर, एज ए बड़े भाई हैं, तो हम अभी आपको टेक्निकल बनाएंगे, टफ नहीं बनाएंगे। अब देखिए जिस तरह से बीपीएससी इंटर कर रही है इकोनॉमिक्स में, ये क्या पूछ रही है? प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए ना, बीपीएससी यही सब सवाल पूछ रही है। फाइनेंशियल मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इंस्टीट्यूशंस ऑफ आरबीआई, इंस्टीट्यूशंस ऑफ ये मार्केट पॉलिसी, इन सब सवालों से पूछ रही है। यानी सरकार जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम कर रही है उन सब बातों पर अभी बीपीएससी बात पूछ रही है, यानी इन सब सेगमेंट से। तो इन सब सेगमेंट को हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे ताकि हम लोग का क्वेश्चंस डील होते चले प्रीलिम्स में। दूसरा क्या है? चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी लॉस। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी लॉस। लोन्स होगा भैया, लॉस नहीं, सिक्योरिटी लोन्स, सिक्योरिटी लोन्स। सिक्योरिटी लोन्स में हम लोग देखेंगे। फिर मोरल सुएसन, मोरल सुएसन देखेंगे। फिर डायरेक्ट एक्शन। ये 4 बात आपको लिख दी, आपको ध्यान नहीं देना है। एक एक करके हम ऐसे गुलाब की पंखुड़ियों की जैसे हम खोलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भैया ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया कि क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होता है, आपको मुंह जबानी याद होगा। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, आपको मुंह जबानी होगा। जैसे कि पिछला वीडियो में क्वांटिटेटिव टूल्स में सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सबको मुंह जबानी याद हो गया है। उसी तरह क्वालिटेटिव टूल्स की ये मोरल सुएसन क्या है, रैशनिंग क्या है, इसके बाद मार्जिनल क्या है, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आइए देखते हैं पहला बात को देखते हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसको आपको कुछ नहीं समझना है, हमारा कलम से समझिए, आप अपना नोट्स में लिखिए और नोट डाउन करिए। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट, अगर आपके घर में 30,000 रुपए आते हैं, 30K, आज के जमाना के हिसाब से के लिख रहे हैं, 30K आता है, तो पहला बात आप क्या सोचते हैं? यू आर द ओनली अर्निंग पर्सन। आपके साथ कौन कौन है? ध्यान दीजिए, आप एक अर्निंग पर्सन हो, आपके माता है, आपके पिता है और आपका एक छोटा भाई या बहन है। 4 परिवार हैं आप लोग और यू आर द अर्निंग पर्सन। जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हीं को खुद के सिचुएशन पे समझना होगा। जो स्टूडेंट, जो व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें खुद के सिचुएशन पे समझिए। यू आर द अर्नर, आप एक सिर्फ इकलौता कमाने वाले हैं। तो जब आप इकलौता कमाने वाले हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि मेरे माता पिता की दवाई पे 5K, भाई या बहन पढ़ रहा है तो उसके लिए 5K। आप देखिए राशनिंग ऑफ द क्रेडिट कैसे होता है, क्रेडिट का राशनिंग कैसे करना है। उसके बाद अगर आप हैं भाई तो शादीशुदा है, चाहे गर्लफ्रेंड वाले हैं, तो 5,000 इधर निकाल दीजिए। 5,000 का आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, उधर निकाल दीजिए और 10,000 रुपया सेविंग निकाल दीजिए।
ऐसा ही कुछ जनरल आदमी सोचता है, ऐसा ही आप लोग भी सोचते होंगे। तो ये आपने क्या किया, आपने टोटल अपने 30,000 इनकम को आपने रैशन कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया। माता पिता का सेवा में 5,000, भाई बहन का शिक्षा में 5,000, अपनी जो भी प्रेमिका है, पत्नी है, उनके खर्च में 5,000, 10,000 रुपया सेविंग और 5,000 रुपया कोई भी म्यूचुअल फंड, एलआईसी या फिर प्रोविडेंट फंड में आप जमा कर रहे हो। तो ये आपकी राशनिंग हो गई। इसी तरह बैंक भी क्या करते हैं, राशनिंग करते हैं। किनको करते हैं वो भी देखते हैं। अब इस चीज को पहले इसको समझिए, उसके बाद इस चीज को देखिए। लिमिटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू द पार्टिकुलर सेक्टर। पार्टिकुलर सेक्टर यानी किसी एक सेक्टर को, आप भी काम क्या कर रहे थे, आप भी किसी ना किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर में ही अपना फंड को पार्क कर रहे थे। अब इस ये तो आपकी कहानी हो गई। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, एक मान लीजिए आपके घर के आसपास HDFC बैंक है, ये क्या कर रही है, एग्रीकल्चर को लोन दे रही है, एडुकेशन को लोन दे रही है, और एक और आते हैं इंडस्ट्री को लोन दे रही है। यानी ये तीन तरह का, और एक मान लेते हैं चलिए, और कार लोन फेमस है, कार लोन दे रही है। चार तरह का लोन में ये डील करती है। तो ये राशनिंग कैसे करेगी, इस बात को समझिए। अगर इसके पास कौन देगा संदेशा, संदेशा दिया आकर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई का एक संदेशा आया कि अरे HDFC सुनो, तुम्हें आज से एग्रीकल्चर को 60% लोन देना है। यानी तुम टोटल लोन 100 रुपये दे रहे हो एक दिन में, तो 60 रुपया एग्रीकल्चर किसान भाइयों, किसान मित्रों को दोगे। उसके बाद एडुकेशन में और इंडस्ट्री में, कार में तुम्हारे पास ऑप्शन बच गया कितना, 40%। आप इसमें अब कुछ भी कर सकते हो। तो यानी इसने क्या किया, प्रायोरिटी दिया किसी एक सेक्टर को। राशनिंग ऑफ द क्रेडिट इसी तरह से सेंट्रल बैंक करती है, ऑन द एडवाइस और ऑन द डिमांड ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। दूसरा बैंक, आइए समझिए इसी कहानी को। दूसरा बैंक है आपके पास पीएनबी। पीएनबी को सरकार ने कहा कि तुम क्या करोगे, तुम एडुकेशन को 60% लोन दोगे, बाकी 3-4 जो भी सेक्टर है उनको 40% लोन दोगे। इस तरह से राशनिंग ऑफ द क्रेडिट की काम होती है। यानी जिस सेक्टर की रिक्वायरमेंट, जिस एरिया में, ऐसा नहीं है कि पीएनबी को बोल दिया, ये पीएनबी बिहार पटना ब्रांच कंकड़बाग को बोल दिया तो ये काम करेगा। तो जरूरी नहीं है कि यहां आकर के राजेंद्र नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर और यहां आपका निरंकारी और ढक्का में आकर के बोल दे कि सारे पीएनबी बैंक को। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक एरिया में किया जा सकता है या फिर पूरे होल कंट्री में ही किया जा सकता है। ये सिचुएशंस डिपेंड करता है आरबीआई के वो ये जो निकलता है रिपोर्ट उसके हिसाब से। मान लीजिए बिहार के इस जोन में एडुकेशन लोन बहुत कम था, तो इस जोन में यहां मान लेते हैं कंकड़बाग में, कंकड़बाग का ब्रांच में जितने भी बैंक होंगे उन सबको होगा कि एडुकेशन लोन लो, एडुकेशन लोन, एडुकेशन लोन दिया करे। तो इस तरह से सरकार और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काम करती है। अब इस चीज को आप समझिए, देखिए क्या था, सेंट्रल बैंक में इंस्ट्रक्ट देगा इंस्ट्रक्शन बैंक टू लेंड ओनली फिक्स्ड परसेंटेज टू अ पार्टिकुलर सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई। फिक्स कर देगा ना। अभी तो आपको बताया, ये पीपीटी क्लियर हो गया, जो कि आपको नोट्स में मिलेगा। तो ये पीपीटी आपको काम देगा, आपको नोट्स को क्लियर करने में, ऐड ऑन करने में। जो हमारी आपके साथ ये वार्तालाप हुई, इसको आप अच्छे से अपने भाषा में लिखिए। ये हम समझाने का काम किए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, एंड दिस इज द सिचुएशन व्हाट सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक फेसेस। ठीक है, ये बात आपको हम समझते हैं क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरा, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का क्या बात है भाई, थोड़ा सा कहानी को पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए आप। क्या है, डायरेक्ट एक्शन इज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो सिंपल सी लैंग्वेज है। व्हेन कॉमर्शियल बैंक डू नॉट कॉपरेट, यहां पर होगा कॉपरेट, डू नॉट कॉपरेट विद देम एंड टेक्स द मैनेजमेंट फॉर सम टाइम। अब आइए कहानी समझिए, यहां पे क्या करती है सेंट्रल बैंक, आरबीआई क्या करती है डायरेक्ट एक्शन में। आपको सुन ही रहा होगा ये लाइन समझ के,
डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में सेंट्रल बैंक और आरबीआई करती क्या है, जब कोई कॉमर्शियल बैंक जैसे कि एच डी एफ सी, पीएनबी, एसबीआई उनके रेगुलेशन को नहीं मानती है, या फिर उनके रेगुलेशंस पे वो नहीं चलती है, या इनके कुछ फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो खराब हो जाते हैं और ये सी आर आर एस एल आर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तब बहुत सारा कंडीशंस हो सकता है। इसलिए हम आपको ध्यान से बोल रहे हैं, कब ऐसा सिचुएशन आएगा जब आरबीआई डायरेक्ट एक्शन के थ्रू कोई भी कॉमर्शियल बैंक को मैनेजमेंट को टेक ओवर करेगी। भैया अगर आपके पास 30,000 रुपए महीना आ रहा है, आपसे घर खर्चा नहीं चल रहा है, ना आप बेटी का फीस जमा कर पा रहे हैं, ना आप बहन का फीस जमा कर पा रहे हैं, ना आप माता पिता का दवाई ले पा रहे हैं, तो कोई होगा आपके ऊपर। मान लीजिए आपके दादाजी हैं, पेंशनर हैं, उनको 60,000 आता है, वो टेक ओवर कर लेंगे, बोलेंगे कि छोड़ो, जब तक तुम्हारा स्थिति सामान्य नहीं होगा, जब तक तुम ये सब चीजों को नहीं कर पाओगे, तब तक हम घर को कंट्रोल करेंगे। तो वही काम करता है आरबीआई। आरबीआई ऐसा नहीं है कि पनिश करता है, कुछ करता है, वो सिर्फ उसको कंट्रोल करता है, उसके मैनेजमेंट को देखता है। कब? जब सिचुएशन में एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई कॉमर्शियल बैंक अपने रेगुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, फॉर एन एग्जांपल सीआरआर, एसएलआर, इन सब चीजों को मेंटेन नहीं कर पाती है, तब जाकर के सेंट्रल बैंक उसमें इंटरवीन करती है फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए वो इंटरवीन करती है। अब जब आरबीआई इंटरवेन करेगी तो हमारे पास बहुत सारे बैंक हैं। अगर आरबीआई इंटरवेन करती है तो हमारे पास कॉमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशन एनबीएफसीज भी हैं। इसका एग्जाम्पल आप बोलेंगे सर ये कॉमर्शियल बैंक तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, आप बता रहे हैं, जो कि पीएनबी है, एसबीआई है, आईसीआई है, एचडीएफसी है। लेकिन सर ये एनबीएफसी क्या है? जब आपको हम पढ़ाएंगे फाइनेंशियल मार्केट में, जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ाएंगे पूरा, तब आपको टाइप्स ऑफ बैंक में पढ़ाएंगे। तो अभी आप एग्जाम्पल सुनिए, आप समझ जाइएगा। आपने सुना है मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, आपने सुना होगा बजाज, यही सब है। एयरटेल, बैंकिंग फाइनेंस, यही सब है। जो मुथूट हो गए, बजाज हो गए, एयरटेल, ये सब भी बैंक बन चुके हैं। यहां से भी लोन मिलता है। अगर आप खरीदने जाइए मोबाइल ईएमआई, बजाज का फेमस है, बजाज कार्ड। मुथूट फाइनेंस फेमस है। महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। हम बड़ा आलसी टाइप के हैं, पूरा लिखने में कष्ट थोड़ा होता है, इसलिए हम शॉर्टकट में काम चलाते हैं। आप लोग सुनिएगा ध्यान से। महिंद्रा एंड महिंद्रा। और एक दो हो गए। अभी देखिए टाटा का, टाटा एआईजी करके, ये भी फाइनेंस है, टाटा ग्रुप का है। तो ये सब क्या है? ये सब भी क्या लोन देने का काम करती है। तो एनबीएफसी नॉन फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशन में आते हैं। तो जब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई अपने अंडर लेगा, अपने कंट्रोल में लेगा कुछ समय के लिए, तो कौन, यही प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। इसको आप ध्यान दीजिए कि व्हेन आरबीआई टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, सीबी कॉमर्शियल बैंक, दैट एक्शन इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट कॉमर्शियल एक्शन। एक सवाल यहां से। दूसरा सवाल, ये सबसे नहीं पूछेगा भैया, ये सब खेत के मूली है, ये सबसे कुछ नहीं पूछ रहा कि क्या है मोरल सुएशन, क्या है डायरेक्ट एक्शन, क्या है, व्हाट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज मार्जिनल फैस, ये सब कुछ नहीं। यहां से इसके अंदर से सवाल बनता है। तो हम सवाल आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, चाहे 71वीं हो चाहे 72वीं हो, घुसेगा यहां और यहीं से सवाल बनेगा। क्योंकि पिछले बार 2 साल से जो सवालें बन रही हैं वो घुस चुकी है, किससे? क्वांटिटेटिव से। तो क्वालिटेटिव में घुसेगा तो सवाल बनने का दायरा, इसीलिए हमने इसको अलग से लिखा है। देखिए, तो जब आरबीआई, व्हेन आरबीआई टेक्स एक्शन और टेक द मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, देन इट्स एक्शन इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट कॉमर्शियल एक्शन। तब ये तो हो गया कॉमर्शियल बैंक के लिए। तो एनबीएफसी के लिए क्या हो गया? स्केल बेस्ड रजिस्ट्रेशन। ध्यान देंगे, स्केल बेस्ड रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच आरबीआई टेक्स द मैनेजमेंट ऑफ एनबीएफसीज और एनबीएफसीज अंडर इट। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कहानी स्लाइड पे।
ये बात आपको क्लियर हो रहा है? क्लियर होते जाएगा, आप लोग कमेंट में बताते जाएंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पे आप लोग के लिए हम स्पेशल लेक्चर बना रहे हैं, तो इसकी आप गरिमा को मेंटेन करें। आपको कोई भी समस्या हो, अच्छा लगे, आप नीचे लिखें कि सर आप कंटिन्यू करें सीरीज को, या फिर आप इसमें कुछ और इलाबोरेट करें। हम अवेलेबल होंगे, हमारे मेंटर अवेलेबल होंगे, वो आपको कमेंट में बताएंगे। यही तो बोलते हैं वन टू वन इंटरेक्शन होगा। टेलीग्राम चैनल पे करिए, आप वेबसाइट पे जाकर के उसके हेल्प डेस्क में करिए। इवन आप हमारे कोर्सेज में हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर। मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आपने हमारे कोर्सेज में इनरोल किया है, आपने हमारे 4,000 5,000 के कोर्सेज को खरीदा या नहीं खरीदा है, ये हमारा मैटर है ही नहीं। आप हमसे पढ़ रहे हो, हमारे टीम से किसी टीचर से पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए आपको समस्या, इवन आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, वो मैटर नहीं है। आप सिर्फ civilsangram.help.com पे जा करके वहां पर आप कुछ मेल कर दें, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के मैसेज कर दें कि सर हमको ये समस्या है, भैया हमको ये समस्या है, आपको मदद किया जाएगा। बीइंग अ टीचर हम ये नहीं देखेंगे कि आप हमारे कोर्सेज में इन्वॉल्व हो कि नहीं हो। याद रखने का, ऐसा हमारा लक्षण, ऐसा लूर हमारा है ये नहीं है, लूर लक्षण, इस सबसे हम बहुत ऊपर हैं। चलिए दूसरा क्या है भैया? मोरल सुएसन। मोरल सुएसन, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, इससे भी सवाल बनेगा, इससे भी सवाल बनेगा, टेढ़ा सवाल बनेगा, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनेगा। जब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनाने का वक्त आएगा ना, तो यही सब टॉपिक काम आएगा। देखिए, आरबीआई गिव्स सजेशन और एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक टू cooperate with them and implementing the policies. RBI issues directive and deadline to the commercial bank. अब आइए थोड़ा सा इसमें और इसमें डिफरेंस को समझिए। सेंटर में व्हेन कमर्शियल बैंक डू नॉट कॉपरेट, ये हो गया जब कॉपरेट नहीं करते तब उसको टेक ओवर कर लेती है। बट और जब कहानी ऐसा होता है मोरल सुएसन में कि क्या उनके कमर्शियल बैंक वुड कॉपरेट विद इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में, उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज जो है उसको इंप्लीमेंट करने में वो मेंटेन नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए आज आपको न्यूज बताया हमने कि रेपो रेट जो है वो क्या हो गया है, 6% हो गया है, 6.25 से 6.25 से 6% हो चुका है। तो बैंक रेपो रेट, ये जब बैंक जिस रेट पे लोन लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं, उसको 6% हो गया। तब जब हम जाएंगे लेने, मान लीजिए गिरिजेश लोन लेने गए, तो इसको क्या दिया, इसको मान लीजिए 8% पे दे रहा था, तो जब ये घट गया तो इसको करना ना चाहिए भैया 7.75 इस परसेंट पे। इसी को बोलते हैं, यही गाइडलाइन है, इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, यही गाइडलाइन है। तो जब बैंक रेट घटता है तो क्या कमर्शियल बैंक ने अपने लोन इंटरेस्ट को बढ़ाए रखा है या घटाया है? तो इस चीज को क्या करती है मोरल सुएसन में, मोरली जाके कहती है बैंक आरबीआई जाकर बैंक को मोरली समझाती है बाय अ लेटर, बाय अ इंस्ट्रूमेंट, कि आप ऐसा नहीं करें, आप इस वे में काम करें कि अगर हम आपको रेपो रेट को घटाए हैं तो जनता जनार्दन को भी वो रेट घटनी चाहिए, वो रेट में सुलह होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। अब आते हैं चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी लोन्स। इसमें क्या है आप कहानी को समझिए। क्या है कि आप मान लीजिए कोई लोन लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हो, कुछ कोलेटरल देते हो, कुछ जमा करते हो, कुछ जाकर के उसको गिरवी रखते हो। तो जब आपने गिरवी रखने का काम किया, यानी 10 लाख रुपए का आपका होम था, उसके पेपर को आप गिरवी रखें और आपने क्या किया, 8 लाख रुपया लोन उठाया। बात को समझिएगा, यहीं से कहानी है। कहानी जो आपको लिखा हुआ है इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया, मार्जिन डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू, कोलेटरल सिक्योरिटी अमाउंट, फलना ढेकना, ये सब कुछ नहीं समझना है आपको, पहले इस चीज को समझिए। इसलिए हम जो लिख रहे हैं समझा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लोन लेने गए, आपने कुछ जमा किया, आपने कुछ गिरवी रखा, 10 लाख का होम, और आपने 8 लाख रुपए लोन लेकर वहां से आ गए। ये कब की बात है सर? ये बात जनवरी की है, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी अप्रैल आते आते 9 अप्रैल को आप एक और आपका दोस्त था जिसका सेम घर था 10 लाख का, उसने भी रखा, लेकिन उसको लोन कितना मिल गया, उसको लोन मिल गया 9.5 लाख। आपको बोला मैनेजर कि भैया आपको 8 लाख से ज्यादा नहीं देंगे, मैक्स टू मैक्स। इसको बोला भैया मैक्स टू मैक्स आपको 9.5 लाख देंगे। अभी आइए एक और केस समझिए, ये पहला केस, ये दूसरा केस।
ये तीसरा केस क्या हुआ, सितंबर में, भविष्य का बात कर रहे हैं, सितंबर में क्या हुआ कि एक और दोस्त आपका जिसका 10 लाख, अभी 10 ही रख रहे हैं कहानी ताकि आपको इजी हो, 10 लाख का मकान था, उसको जब लोन लेने गया उसको मिला 6 लाख लोन, बोला ये मैक्सिमम है। अब तीनों में कहानी समझिए, इस सिचुएशन आइडियल सिचुएशन था सरकार के लिए, जो 8 लाख रुपया लोन दिया, 10 लाख कोलेटरल में। जनवरी में कहानी एकदम परफेक्ट चल रहा था, और ऐसे भी जनवरी में हम लोग का सिचुएशन बहुत अच्छा था, अभी भी ठीक है, अभी हम लोग तो और अच्छा, इसीलिए तो रेपो रेट देखिए घट रहा है, इसलिए अभी इसीलिए हम 9.5 लिए कहानी अप्रैल में कहानी बहुत और अच्छा हो, ग्लोरियस हो गया हम लोग के लिए फाइनेंशियल, तो यहां पर लोन ज्यादा हो गया। तो यानी यहां 9.5 लाख क्यों दिया गया, रेपो रेट को क्यों घटाया गया, क्योंकि मार्केट में पैसा कम है, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट से खेलना शुरू कर दिया सरकार। अभी हम लोग के लिए, हम लोग जनता के लिए मार्केट की स्थिति सही है, क्योंकि रेपो रेट कम हुआ है, लोन ज्यादा मिलेगा हम लोग को, कोलेटरल पे लोन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, तो हम लोग के लिए स्थिति सही है। लेकिन सरकार का टेंशन अभी बढ़ा हुआ है अप्रैल में, क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसको मार्केट में पैसा पुश करना है, पैसा कम है, इसीलिए ना रेपो रेट को घटा के 6 किया, इसीलिए ना देखिए कोलेटरल पे हम लोग का, कोलेटरल के अगेंस्ट 9.5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए। याद करिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में कैसे पैसा कम था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों के पास सिक्योरिटी था, गवर्नमेंट ने कहा सिक्योरिटी हमको दे दो और पैसा तुम ले जाओ, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन का कहानी था। तो क्वालिटेटिव टूल्स में क्या करता है सरकार, कोलेटरल के अगेंस्ट लोन अमाउंट बढ़ा दिया, लेकिन सिचुएशन जाकर के टाइट हो गया, इधर मार्केट में बहुत पैसा हो गया, सितंबर जाते जाते, विश्वकर्मा पूजा जाते जाते बहुत पैसा होगा, बड़ी गाड़ी का बुकिंग हो गया, सरकार देख रहा है बहुत पैसा है लोगों के पास, तो क्या किया सरकार, बोला 10 लाख के सामान गिरवी रखोगे 6 लाख लोन देंगे। तो मार्जिन को समझिए यहाँ पे, अब मार्जिन समझिए, मार्जिन को समझिए, क्या रहा मार्जिन, मार्जिन इसमें कितना था, 2 लाख आइडियल सिचुएशन में, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में मार्जिन कितना था, 50,000, 50K। थर्ड केस में मार्जिन कितना था, 4 लाख। तो आप बात को समझ रहे हैं ना, तो जिस तरह से मार्केट का डिमांड होगा, सरकार अपना टूल, अपना झुंझुना उस तरह से घुमाता है, यही तो कहानी हमने लिखा है। अब आपको समझ में आएगा, देखिए, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन दैट बैंक सैंक्शन अगेंस्ट इट, यानी कोलेटरल के इट इस कोलेटरल के लिए है, कोलेटरल के अगेंस्ट में जो बैंक लोन सैंक्शन करती है उसका वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस ही क्या होता है, मार्जिन होता है, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। एग्जांपल, इफ आरबीआई वांट टू रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द मार्केट, लिक्विडिटी यानी पैसा को कम करना चाहती है, तो क्या करेगी, मार्जिन को बढ़ा देगी। और इफ द इट्स वांट टू पुश द लिक्विडिटी और देना चाहती है, तो मार्जिन को घटा देगी। जिस तरह से इस केस में देखिए, इस केस में क्या किया था, मार्जिन को घटा दिया था। इस केस में कहां चल गया जी, इस केस में देखिए, इस केस में क्या किया था, मार्जिन को, अप्रैल का अभी का महीना में क्या था, मार्जिन को घटाने का काम किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स की कहानी। तो होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और कोई भी समस्या हो हमको इस पे कांटेक्ट करिए। आ रहा है बच्चों का फोन कि सर मेंस दे रहे हैं, ये समस्या हो रहा है, थोड़ा सा सर आप गाइड कर दीजिए, थोड़ा सा मेरा आंसरवा चेक कर दीजिए। अरे भेजना भाई, भेजना, चेक कर लेते हैं, चेक करके हम पर्सनली अपना नंबर से फोन कर देते हैं कि ये देखो तुमने ये पॉइंट भैया गलती लिखा था। एक बच्चा भेजा था हमको, ये इसके लिए साइंस एंड टेक के लिए भेजा था। तो बच्चे तो हमें मार्केट में साइंस एंड टेक के लिए ही जानते हैं और इकोनॉमिक्स के लिए जानते हैं। सेकेंडरी सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमिक्स है, प्राइमरी साइंस एंड टेक है, और प्राइमरी में बिहार स्पेशल है। तो बच्चा था साइंस एंड टेक के लिए, हमको कांटेक्ट किया, सर एक आंसर लिखा है सर बायोटेक्नोलॉजी में, वहां पर सर कहानी क्या था उसके साथ कि उसको ट्रांसजेनिक और आप लोग को जब हम पढ़ाएंगे भी, जस्ट इसीलिए हमको याद आया, ट्रांसजेनिक और नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप होता है, टाइप होता है बायोटेक्नोलॉजी में, आपको पढ़ाएंगे, अगर जानते हैं तो बहुत सुंदर है। तो यहीं पर वो एग्जांपल्स को लेकर के वो एक बात कर रहा था डीएमएच 11 का, डीएमएच 11 धारा मस्टर्ड, ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड की ये हाइब्रिड है मस्टर्ड की, जो कि डॉक्टर दीपक पिंटल के द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उनके द्वारा ये किया गया था। जीएम क्रॉप इसको बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो इसके एग्जाम्पल को लेकर के वो संतुष्ट नहीं था, तो उसने हमको भेजा और हमको मैसेज किया कि सर इसका करंट सिचुएशन क्या है। तो हमने उसको बताया
कि ये भी देखिए गवर्नमेंट के तरफ से ये अप्रूव्ड हो गया है, लेकिन लीगल कल्टीवेशन फॉर कमर्शियल यूज अभी भी पेंडिंग है। तो कोई भी भैया जब जीएम क्रॉप होता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जीन को या तो ऐड करते हैं या तो रिमूव करते हैं, उसमें कुछ ऐड कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, आपको पढ़ाएंगे। तो उससे वो वही पूछ रहा था कि सर डीएमएच 11 का अभी करंट सिनेरियो क्या है सर, इसको एग्जाम्पल में अगर आ गया तो लिखना पड़ेगा। तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन किए, हम आंसर लिख करके भेजें चैट में कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बट इट इज स्टिल पेंडिंग फॉर द कॉमर्शियल कल्टीवेशन। कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अभी भी इसको रोका गया है। तो आपको जब हम पढ़ाएंगे, हम इसलिए सोचे भी हैं कि GS2 का सेगमेंट शुरू कर दें आप लोग के लिए, ताकि मेंस के लिए, ताकि आप लोग को भी आसानी हो जाए। इसलिए हम सोचे कि हाँ बायोटेक भाई अब हमको पढ़ाना अनिवार्य हो गया साइंस एंड टेक में। तो अभी किसी तरह का समस्या हो, आप लोग civilsangram.com का हेल्प सेक्शन में जाइए, और टेलीग्राम इतना इजी है, इसको स्कैन कर लीजिए फटाक से, मोबाइल लेकर, इतना बड़ा स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं तो नंबर सेव कर लीजिए, सेव करके टेलीग्राम पे बोलिए, व्हाट्सएप पे करिए, कहीं भी करिए। होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करें। कोई भी समस्या हो, आई एम ऑलवेज विद यू, सिविल संग्राम टीम इज ऑलवेज विद यू। कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।